नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 1 रुपए की डकैती, पार्ट 9। सोहनलाल के पास जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूं? तिजोरी के पास रहना तुम्हारा ज़रूरी है। वैसे तो खतरे वाली बात नहीं, फिर भी तुम यहीं रहो। जगमोहन ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। देवराज चौहान कार लेकर निकल पड़ा। जगमोहन ने जिस बस्ती का पता बताया था वहां पहुंचने में उसे आधा घंटा लगा। कार से उतरकर वह बस्ती में प्रवेश कर गया। गंदी सी बस्ती थी। ऐसी जगहों पर रहना सोहनलाल की आदत थी। कितना भी मोटा हाथ मार ले, रहेगा ऐसी ही किसी बस्ती में। एक एक कमरे के घर बने हुए थे। 41 नंबर का घर ढूंढने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दरवाजे पर बाहर से सिरकने लगी हुई थी। ताला नहीं था। कुछ पल तो देवराज चौहान असमंजसता की स्थिति में खड़ा रहा। बाहर ताला न लगा होने का मतलब था कि सोहनलाल कहीं दूर नहीं गया, आसपास ही होगा। देवराज चौहान सिटकनी खोलकर भीतर बैठकर सोहनलाल की वापसी के इंतजार के बारे में सोच ही रहा था कि बगल वाले क्वार्टर से एक युवक निकला जो देवराज चौहान को देखते ही ठिठक गया। किसको मिलना है? युवक ने पूछा। सोहनलाल यहीं रहता है? देवराज चौहान ने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। रात तक तो यहीं रहता था, युवक ने मुंह बनाकर कहा। अब तक तो ऊपर पहुंच चुका होगा। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आधी रात को शमशेर सिंह के आदमी आए थे और सोहनलाल को उठाकर ले गए। खुला दरवाजा भी मैंने ही बंद करके सिटकनी लगाई थी। तगड़ा लफड़ा है। शमशेर सिंह ने तो अब तक उसे जान से मार दिया होगा। देवराज चौहान के होठों पर खिंचाव सा आ गया। कहाँ मिलेगा शमशेर सिंह? शमशेर सिंह को नहीं जानते? गोल बाजार का खतरनाक दादा है, वहां जाकर किसी से भी पूछ लेना। देवराज चौहान गोल बाजार पहुंचा। शमशेर सिंह को तलाश करने में उसे खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। पतली सी गली के अंदर होटल था जिसका मालिक शमशेर सिंह ही था। कार सड़क पर ही रोककर देवराज चौहान गली में प्रवेश कर गया। एक दरवाजे पर छोटा सा बोर्ड लगा था, शमशेर होटल। बाहर एक दादा टाइप व्यक्ति छोटे से स्टूल पर बैठा था। उसने देवराज चौहान को घूर कर देखा। उसकी परवाह किए बिना देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही छोटा सा रिसेप्शन काउंटर था। उसके आगे कमरों की कतार दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन के पीछे 20 वर्षीय ऐसा लड़का बैठा था कि उसके रंग ढंग बता रहे थे कि बहुत जल्दी दादागिरी में नाम कमाएगा। उसकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। शमशेर सिंह कहाँ है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। तुम कौन हो? लड़के ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं कौन हूँ यह बताने का इसलिए कोई फायदा नहीं कि शमशेर सिंह मुझे नहीं जानता। नहीं जानता? लड़के ने उखड़े हुए स्वर में कहा। नहीं, तो फिर यह भी अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि शमशेर सिंह जिसे नहीं जानता उससे मिलता भी नहीं है। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी। मुझे शमशेर सिंह से मिलना है। नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से, लड़के ने रूखे स्वर में कहा। दांत भींचकर देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाया और छोकरे के गाल को हाथ की उंगलियों में भींचकर खतरनाक स्वर में बोला। अब मिल सकता हूँ शमशेर सिंह से? तुम? लड़के ने फंसे फंसे स्वर में कहा। यहाँ से जिंदा नहीं जा। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही देवराज चौहान ने उसका गाल छोड़ा और जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा। तेज चीख के साथ लड़का दीवार से टकराया। तभी बाहर बैठा दादा भीतर आ गया। दूसरी तरफ से भी 2 और दादे आ गए। वह सब देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगे। तभी लड़का पीड़ा भरे स्वर में चीखा। खत्म कर दो इसे, अड्डे पर आकर दादागिरी दिखाता है, मुझे मारा इसने। एक दादा गुर्राकर देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान ने जोरदार घूसा उसके पेट में मारा। वह दोहरा हुआ तो दूसरा घूसा उसके गाल पर ठोका। वह चीख कर पीछे को होता हुआ गिर गया। बाकी के दोनों दादा देवराज चौहान पर झपटने को हुए। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। दोनों ठिठक गए। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया, देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। मुझे शमशेर सिंह से मिलना है। अब भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो बात बढ़ सकती है। दादों की निगाह उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर गई, फिर उसके चेहरे पर छाई खतरनाक भावों पर। रिवॉल्वर जेब में डाल लो, हम तुम्हें शमशेर सिंह के पास ले चलते हैं, एक ने कहा। सिर्फ शमशेर सिंह के पास? देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। कोई चालाकी मत करना, वरना हम तुम्हें शमशेर सिंह के पास ही ले जाएंगे, वह दादा पुनः बोला। चलो।
देवराज चौहान रिवॉल्वर जेब में डालता हुआ बोला। तुम यहीं रहो, दादा ने अपने साथी से कहा और देवराज चौहान को लेकर भीतर की तरफ बढ़ गया। दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे, एक बंद दरवाजे के पल्ले को खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गए। शमशेर सिंह 50 वर्षीय सख्त जान दादा। 15 कमरों का यह होटल था जिसमें हर बुरा काम होता था और ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो शमशेर सिंह ने ना किया हो। पीछे से ड्रग्स को सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें फुटकर महंगे दामों में बेचता था। दूसरे देशों से स्मगल हथियार अंडरवर्ल्ड के दादाओं और आतंकवादियों को बेचता था। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से उसका वास्ता था। शमशेर सिंह की ताकत को वह खूब पहचानते थे। कई इलाकों के बड़े बड़े शोरूमों से हफ्ता वसूलता था, बदले में उन्हें सुरक्षा देता था कि उनके यहाँ लूटमार नहीं होगी तो वह जिम्मेदार होगा। दौलत के लिए शमशेर सिंह खुद को भी दांव पर लगा देता था। दिमाग का तेज, खतरनाक सोचों का मालिक, उसकी बातों से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या है। देवराज चौहान ने जब दादा के साथ भीतर प्रवेश किया तो वह कुर्सी पर बैठा टेबल पर रखी नोटों की गड्डियां गिन रहा था। शमशेर सिंह ने उड़ती निगाह देवराज चौहान पर डाली, फिर गड्डियों में व्यस्त हो गया। पुराने से थैले में उसने गिनकर गड्डियां डाली। मालिक, यह आपसे मिलना चाहता है। इनकार करने पर इसने हाथ भी उठाया। देवराज चौहान के साथ आए दादे ने कहा, रिवॉल्वर भी निकाल ली। शमशेर सिंह ने घूर कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। शमशेर सिंह के होठ सिकुड़ गए। फिर उसने अपने आदमी को नोटों वाला थैला देते हुए कहा, 2.25 लाख हैं, सेठ किशन लाल के शोरूम में दे आओ। कहना शमशेर सिंह ने भेजे हैं। बहुत अच्छा, कहने के साथ ही दादा ने थैला पकड़ा और बाहर निकल गया। शमशेर सिंह ने सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान पहले से ही उसे देख रहा था। मेरे बारे में जानते हो? शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। नाम शमशेर सिंह। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। आगे का अंदाजा लगा सकता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या होगा। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। अंदाजा कुछ कम लगा रहे हो, वरना शमशेर सिंह से ऐसे बात ना करते। कम ज़्यादा में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम तुम्हारे धंधों से वास्ता नहीं रखता। कैसा काम? शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारे आदमी कल रात सोहन लाल को उठा लाए हैं। देवराज चौहान शांत से स्वर में बोला। हाँ, यहीं पर कमरे में बंद कर रखा है उसे। मैं सोहन लाल को लेने आया हूँ। सोहन लाल को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, शमशेर सिंह ने कटुता भरे स्वर में कहा। क्यों? उसने मेरी पार्टी पर हाथ मारकर 2.25 लाख रुपया साफ कर दिया है। मैं उससे इस बात का हफ्ता लेता हूँ कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, इसलिए उन 2.25 लाख की भरपाई मुझे करनी पड़ रही है। तुम्हारे सामने ही अभी अपने आदमी के हाथ 2.25 लाख सेठ किशन लाल को भेजा है। सोहन लाल सेंध लगाकर रात को उसके शोरूम में घुसा और वहां पड़ा 2.25 लाख उठा लाया। तुम कैसे कह सकते हो कि सोहन लाल ने ही यह काम किया है? देवराज चौहान बोला। इन बातों को जानने के लिए मेरे अपने तरीके हैं, शमशेर सिंह ने लापरवाही से कहा। सोहन लाल मानता है? हाँ, लेकिन वापस देने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। 3 दिन में ही सारा पैसा ठिकाने लगा दिया। कहता है कुछ लोगों का उधार देना था, चुकता करके खाली हो गया। देवराज चौहान ने कश लिया। सोहन लाल को छोड़ दो, 2.25 लाख मैं दे देता हूँ। शमशेर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम दोगे? हाँ। सोहन लाल तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं। तो फिर तुम क्यों इतनी बड़ी रकम दे रहे हो? शमशेर सिंह की निगाह देवराज चौहान पर थी। तुम नोट गिनो, मामले में मत घुसो। ठीक है। एकाएक शमशेर सिंह लापरवाह दिखाई देने लगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? तुमने अपना नाम नहीं बताया, अपने बारे में कुछ तो बताओ। सोहन लाल। देवराज चौहान की निगाह शमशेर सिंह पर थी। नोट। शमशेर सिंह मुस्कुराया। पूरे 2,25,000 जुर्माना। मैं सोहन लाल को देखना चाहता हूँ। शमशेर सिंह ने मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे बेल बजाई। फौरन ही एक दादा हाजिर हुआ। इसे सोहन लाल के दर्शन करा दो। देवराज चौहान उठा और दादे के साथ बाहर निकल गया। शमशेर सिंह ने फौरन इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाया। हेलो। कुछ पलों उपरांत दूसरी तरफ से रिसीवर उठाकर सुस्ती भरे स्वर में कहा गया। बख्तर। शमशेर सिंह ने कहा। तुम?
मैं सो रहा हूँ, कोई काम मत कहना। खड़ा हो जा उल्लू के पट्टे, शमशेर सिंह दबे स्वर में गुर्राया। कान खोलकर सुन, मेरे पास इस समय एक आदमी बैठा है, थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा। तेरे को उसका पीछा करके पता ठिकाना नाम काम जानना है। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने देवराज चौहान का हुलिया बताया। लेकिन दूसरी तरफ से बख्तर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शमशेर सिंह ने रिसीवर रख दिया। वह जानता था बख्तर अपनी आदत से मजबूर उसे गालियां दे रहा होगा। शमशेर सिंह लापरवाही से सिगरेट की कश लेने लगा। आधे मिनट के बाद दादा देवराज चौहान को वहां छोड़कर चला गया। सलामत है सोहनलाल? शमशेर सिंह मुस्कुराया। हाँ, शायद तुम उसका दायां हाथ देखना चाहते थे कि कहीं हमने तोड़ तो नहीं दिया। वह ताले खोलने के काबिल भी रहा है या नहीं, कहीं तुम यूं ही 2 लाख पानी में तो नहीं डाल रहे? शमशेर सिंह मुस्कुरा रहा था। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे टेबल पर पड़ा फ़ोन सरकाया, नंबर डायल किया। चंद बार घंटी बजने पर रिसीवर उठाया गया। आवाज़ जगमोहन की थी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें एक पता बताता हूँ, 2 लाख लेकर आ जाओ। 2 लाख? लेकिन मामला क्या है? पता सुनो। देवराज चौहान ने शमशेर सिंह का पता बताया और रिसीवर रख दिया। शमशेर सिंह मुस्कुराया। मेरे ख्याल में मैंने जल्दबाजी कर दी है। 2 का 2.5 मांगता तो वह भी मिलता, 2.5 मांगते तो गलती हो जाती। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तब कुछ भी ना मिलता और मैं सोहनलाल को भी ले जाता। ऐसा कर सकते हो? शमशेर सिंह के होठों पर बराबर मुस्कान व्याप्त थी। करके दिखाऊं? देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। नहीं, मैं खामखा बात तो आगे बढ़ाना नहीं चाहता, सीधे सीधे मामला निपट रहा है। समझदार हो, तुम शरीफ इंसान तो नहीं हो, तुम्हारी तरह दादा भी नहीं हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था, शमशेर सिंह बोला। मेरा कहने का मतलब यह था कि तुम अपने बारे में बताओ, शायद हम दोस्त बन सकें, कुछ काम एक साथ। जो काम मैं करता हूँ उसमें तुम फिट नहीं बैठ सकते, और जो काम तुम करते हो वह मैं नहीं करूँगा। हमारा दूर रहना ही ठीक है। वैसे भी दोस्तों से मैं परहेज रखता हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। शमशेर सिंह हंसा। बहुत समझदार हो। वैसे किसी भी काम में मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शमशेर सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें देवराज चौहान के भीतर झांकने की कोशिश कर रही थी, परंतु अपनी कोशिश में वह सफल नहीं हो पा रहा था। सोहनलाल का अंग अंग दर्द कर रहा था। जगमोहन उसके सूखे पतले जिस्म को संभाले हुए था। कई बार वह लुढ़कने को हुआ कि जगमोहन ने संभाला। 2 लाख नकद देकर सोहनलाल को शमशेर सिंह से वसूला था। 2 लाख देने पर जगमोहन बड़बड़ कर रहा था। तेरे पास गोली होगी? सोहनलाल पीड़ा से कराहता हुआ बोला। गोली? नशे की? सिगरेट में डालने वाली? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ साले, तू मुझे भी अपनी तरह नशेड़ी समझता है? जगमोहन भुनभुनाया। 2 लाख का चूना लगवा दिया। अगर कल ही तू मेरे साथ आ जाता तो यह सब ना होता। अब मुझे क्या पता था उस शमशेर सिंह को खुशबू आ जाएगी कि किशनलाल के शोरूम में मैंने हाथ मारा है। रात भर मेरी ठुकाई होती रही। बुरा हाल हो, शुक्र कर मरा नहीं। तू तो वैसे ही सिंगल हड्डी का है। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। आगे के लिए सीधा हो जा। किसी बड़े दादा के इलाके में उससे पूछकर हाथ मारा कर। सोहनलाल कुछ नहीं बोला। उसका नीचे वाला होठ सूजा हुआ था। एक आंख के नीचे हल्की सी स्याही नजर आ रही थी। उसकी खांसी ठुकाई हुई लग रही थी। तीनों गली से बाहर निकले। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। दोनों पीछे बैठे। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शमशेर सिंह का आदमी उसका पीछा कर सकता है। यह दूसरी चूक हो गई थी देवराज चौहान से। पहली चूक चमनलाल को लेकर हुई थी कि वह उसके साथ डबल गेम खेल गया था। उससे भी नोट झाड़ लिए और उधर मीर सिंह को सारी बात बता दी। जरा मेरे ठिकाने तक कार ले लेना, सोहनलाल पीड़ा में डूबा बोला। क्यों? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। समझा कर, तेरा ही भला है। साफ बोल। भाई मेरे, उन 2.25 लाख में 1.25 लाख मैंने अपने एक कमरे वाले घर में दबा रखा है। सोचा था शमशेर सिंह 1-2 दिन ठोक ठाक के छोड़ देगा, लेकिन तुम लोगों ने बीच में आकर गड़बड़ कर दी। खामखा उसे 2 लाख दे दिए। अब मेरे लिए 1.25 लाख लेकर कुछ तो अपना नुकसान पूरा करो।
जगमोहन का चेहरा खिल उठा। यार, तू तो बड़ा समझदार है। जगमोहन उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला। पहले क्यों नहीं? बदल गया ना सुर? सोहनलाल की पीड़ा भरी आवाज में व्यंग भराया। बेटे, तेरे को दौलत का नशा है और मुझे गोली वाली सिगरेट का। अभी मेरा सिर फोड़ने की तैयारी में था और अब पीठ थपथपा रहा है। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ कर, यह सब तो चलता ही रहता है, जगमोहन प्यार से बोला। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने सोहनलाल की बस्ती के बाहर कार रोकी। जगमोहन और सोहनलाल कार से उतरकर बस्ती में प्रवेश कर गए। पिछले दिनों तो तगड़ी ऐश कर रहा था, जगमोहन व्यंग से बोला। जलता क्यों है? सारी ऐश मेरे चेहरे पर नजर नहीं आ रही क्या? सोहनलाल उखड़े स्वर में कह उठा। अपने कमरे में जाते ही सोहनलाल ने जल्दी से एक तरफ रखी गोलियों में से एक गोली उठाई और सिगरेट का तंबाकू निकालकर उसे गोली में मिक्स करके रगड़ा और फिर माल को वापस सिगरेट में डालकर सुलगाकर कस लिया। दूसरे कश में ही सोहनलाल के चेहरे पर राहत के भाव नजर आने लगे। जगमोहन सुलगती निगाहों से सोहनलाल को देख रहा था। तो मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ लाया? क्या मतलब? 1.25 लाख कहकर मुझे इसलिए यहाँ लाया कि गोली वाली सिगरेट? नहीं, मैंने सच कहा था। कश लेने के बाद सोहनलाल के चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए थे। वह आगे बढ़ा और छोटे से बाथरूम में उल्टा रखी बाल्टी के नीचे से छोटा सा पैकेट निकालकर जगमोहन की तरफ उछाल दिया। गिन ले, पूरे 1.25 लाख हैं। नोटों की गड्डियों को रस्सी से बांधकर रखा गया था। गिनने की क्या जरूरत है? एक आध गड्डी कम भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन मुस्कुराया। तो पहले बोलता, एक गड्डी अपनी जेब में ठूस लेता। कहते हुए सोहनलाल ने नशे की सारी गोलियां अपनी जेब में ठूस ली। पीड़ा और ठुकाई का कोई हाव भाव उसके रंग ढंग से जाहिर नहीं हो रहा था। जगमोहन ने वहां से लिफाफा तलाश करके नोटों के बंडल को उसमें डाला और दोनों बाहर आ गए। दरवाजे पर सोहनलाल ने ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। मीर सिंह चावला की हालत देखने लायक थी। क्रोध से सुलगता चेहरा, आग उगलती आंखें, भिजे जबड़े, क्रूरता का जीता जागता राक्षस लग रहा था। गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए तेजी से कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। मीर सिंह चावला की सुलगती निगाह मलिक पर जा टिकी। आपकी कार मिल गई सर? वह, मुझे कार नहीं, देवराज चौहान चाहिए। मीर सिंह दांत पीसकर कह उठा। सर, उसकी भी तलाश की जा रही है, अजीत मलिक जल्दी से बोला। वह हमारी नज़रों से ज़्यादा देर बच नहीं सकता। बहुत ही। शट अप! मीर सिंह गुर्रा उठा। कैसे तलाश कर रहे हो उसे? शहर भर में मैंने आदमी दौड़ा दिए हैं, कई आदमी किराए पर। खूब। शहर भर में आदमी फैला देने से तुम देवराज चौहान को तलाश कर लोगे? वह सब देवराज चौहान को पहचानते हैं, जो उसे देखते ही दबोच लेंगे। और देवराज चौहान शहर भर में घूमेगा क्या? मीर सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। इस तरह तुम सारी जिंदगी देवराज चौहान को तलाश नहीं कर सकते। अजीत मलिक कुछ न कह सका। मलिक, मीर सिंह चावला वहशी स्वर में बोला, मुझे देवराज चौहान हर कीमत पर चाहिए। मीर सिंह को शिकस्त देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जिसने ऐसी कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। देवराज चौहान बचा रह गया तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। मुझे देवराज चौहान हर कीमत पर चाहिए। जी, मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। किसी की हिम्मत नहीं कि वह यहाँ घुस सके, लेकिन देवराज चौहान डंके की चोट पर मेरी तिजोरी मेरी आंखों के सामने ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। नहीं मलिक, नहीं, मुझे हर कीमत पर देवराज चौहान चाहिए। सीने पर जख्म खाकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं बहुत जल्दी उसे तलाश कर लूँगा, अजीत मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मीर सिंह ने जेब में हाथ डाला और कलाई पर बांधी जाने वाली घड़ी से डबल साइज की मीटर जैसी कोई चीज़ निकाली, जिसमें एक सुई थी और उस मीटर पर 4 दिशाएं अंकित थी। मीर सिंह ने खतरनाक निगाहों से उस घड़ी को देखा। मलिक, मीर सिंह सर स्वर में बोला, इधर आओ। मलिक पास पहुंचा। मीटर की सुई किस दिशा की तरफ है? पश्चिम की तरफ सर। मीटर पर निगाह मारते हुए मलिक बोला, तो ध्यान से सुनो। देवराज चौहान तिजोरी के साथ पश्चिम में कहीं छिपा हुआ है। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला। उस तिजोरी में मैग्नेट के सहारे ऐसा ही मीटर चिपका रखा है। वह भीतर जिस दिशा में होगा, इस मीटर की सुई उसी दिशा की तरफ हो जाएगी।
तिजोरी के भीतर चिपका वह मीटर इस वक्त पश्चिम दिशा की तरफ है। इसके ऊपर लगा यह बटन दबा दो। ऐसे। अब इस मीटर के साथ पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ। जब तुम तिजोरी में लगे मीटर के 1 किलोमीटर के घेरे में पहुंचोगे तो इस मीटर से पी पी की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि तिजोरी 1 किलोमीटर के घेरे में है। उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे तो सुई उसी दिशा की तरफ घूमेगी जिस तरफ तिजोरी होगी। तब तिजोरी किस घर में है या फिर कहाँ है उसे तलाश करना तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर होगा। मलिक की आंखें चमक उठी। इस तरह तो देवराज चौहान को तलाश करना बहुत आसान है सर। आसान नहीं, क्यों कह सकते हो कि अब देवराज चौहान को ढूंढ पाना संभव है। यस सर। यह लो। मीर सिंह ने छोटा सा मीटर आगे बढ़ाया। अजीत मलिक ने फौरन मीटर थाम लिया। एक बात और सुन लो मलिक, मीर सिंह सख्त स्वर में बोला। देवराज चौहान का ठिकाना तलाश करके खुद को बहादुर समझकर भीतर मत घुस जाना, आकर मुझे बताना। देवराज चौहान को संभाल पाना तुम्हारे बस का नहीं है, उसे मैं ही संभाल सकता हूँ, समझे? यस सर। मलिक ने फौरन सिर हिलाया। इस तलाश में अपना खास आदमी साथ रखना, ज़्यादा भीड़ भाड़ ठीक नहीं। शहर भर में फैले अपने सब आदमियों को हटा दो। बेकार में शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि मीर सिंह फिर किसी झगड़े में पड़ गया है। मीर सिंह ने भीचे दांतों से कहा। यस सर, मैं अभी सारे आदमी हटा देता हूँ। जाओ। मैं देवराज चौहान को दिखा देना चाहता हूँ कि खेल के अंत में जीत मीर सिंह की ही होती है। खेल के बीच में पड़ना किसका भारी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिक इजाज़त लेकर फौरन बाहर निकल गया। बख्तर 2 घंटे बाद शमशेर सिंह के पास पहुंचा। 40 वर्षीय बख्तर खुरदुरे चेहरे वाला मस्त सा रहने वाला इंसान था। उसकी सारी जिंदगी दादागिरी और खून खराबे के बीच गुजरी थी। वह शमशेर सिंह जैसे इंसान के लिए काम करता था, लेकिन फालतू की बात शमशेर सिंह की भी नहीं सुनता था। शमशेर सिंह की निगाहों में बख्तर काम का आदमी था। दोनों में एक तरह से दोस्ताना था। बख्तर को देखकर शमशेर सिंह मुस्कुराया। आ, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे मत कहा कर। बैठते हुए बख्तर बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा। किसी का पीछा करना है तो ऐसे घटिया काम के लिए तेरे पास ढेरों आदमी हैं। सवाल छोटे काम का या घटिया का नहीं था, जिम्मेदारी वाला था। शमशेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा। देख कर आए कि वह कहाँ गए हैं। उन 2 की बात कर रहे हो जो सोहन लाल जैसे नशेड़ी को लेकर गए थे? हाँ, पहले तो वह वहीं गए जहाँ सोहन लाल रहता है। उसके बाद कार सहित एक बंगले में प्रवेश कर गए। आधा घंटा मैं इंतज़ार करता रहा। वे बाहर नहीं निकले तो मैं आ गया। बख्तर ने शांत स्वर में कहा। वह बंगला ही उनका ठिकाना है। बख्तर ने बंगले का पता बताया। शमशेर सिंह ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। बात क्या है? नशेड़ी से पैसा वसूल किए बिना ही छोड़ दिया? बख्तर ने शमशेर सिंह को देखा। 2 लाख लेकर छोड़ा है। 2 लाख? किसने दिए? उसने जिसका हुलिया मैंने तुझे बताकर पीछा करने को कहा था। शमशेर सिंह मुस्कुराया। बख्तर के होठ सिकुड़े। सोहन लाल को साथ ले जाने के लिए वह तुम्हें 2 लाख दे गया? हाँ, हैरानी की बात है ना? बिल्कुल है। वह नशेड़ी? बख्तर, शमशेर सिंह कह उठा। सोहन लाल नशेड़ी ज़रूर है। गोली वाली सिगरेट के बिना वह एक कदम भी नहीं चल सकता, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी ताला, कैसी भी तिजोरी, स्ट्रॉन्ग रूम यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वह खोल न सके। यह बात तो है। ऐसे में उस इंसान का 2 लाख देकर सोहन लाल को छुड़ा ले जाने का क्या मतलब निकलता है? यही कि वह कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें उसे सोहन लाल की सख्त ज़रूरत है, यानी कि कोई ताला, तिजोरी, स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह में उसने सोहन लाल का इस्तेमाल करना है। शमशेर सिंह ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर विश्वास भरे स्वर में कहा। मानी तुम्हारी बात। बख्तर ने सिर हिलाया। मैं जानना चाहता हूँ कि सोहन लाल को ले जाने वाला किस चक्कर में है। मुझे तो फेर मोटा ही लगता है। सही बात। बख्तर ने पुनः सिर हिलाया। तो लग जाए इसी मामले में। बख्तर ने गहरी सांस लेकर पीठ कुर्सी से टिका दी। वक्त बर्बाद करके भी इस मामले में कुछ हासिल नहीं हुआ तो नुकसान मेरा। तेरे को काम के नोट मिलेंगे। शमशेर सिंह मुस्कुराया। और गलती से मोटे मामले का फेर हुआ तो? बख्तर ने शमशेर सिंह को देखा। तो माल की मोटाई देखकर बांट लेंगे।
भूलना मत। पहले कभी भूला हूँ जो अब भूल जाऊँगा? शमशेर सिंह हंसा। जहाँ वह गए हैं उस जगह पर नज़र रख और देखने की, मामले को समझने की कोशिश कर, वह लोग क्या कर रहे हैं। यह सब तो मैं देख लूँगा, बख्तर ने कहा। एक नई खबर है। क्या? मीर सिंह को देवराज चौहान की तलाश है। मीर सिंह चावला, जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन था, वह? शमशेर सिंह के चेहरे पर उलझन उभरी। हाँ, उसी मीर सिंह को देवराज चौहान की तलाश है। इसलिए मीर सिंह के बॉडीगार्ड अजीत मलिक ने किराए पर लोगों को हासिल करके देवराज चौहान की तलाश पर लगा दिया है। दिलचस्प खबर है। शमशेर सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तभी तो तुम्हें बताया है, बख्तर बोला। सोचने की बात है कि शांत बैठे बैठे मीर सिंह चावला को ऐसा क्या उबाल आया कि उसने देवराज चौहान की तलाश में आदमी दौड़ा दिए। खास बात होगी, शमशेर सिंह बोला। सरासर होगी, कोई बड़ा मामला है, वरना मीर सिंह ऐसा कुछ नहीं करता, बख्तर ने कहा। ठीक है, मैं देखूंगा कि मीर सिंह किस चक्कर में है जिसे डकैती किंग देवराज चौहान की ज़रूरत पड़ गई। शमशेर सिंह सोच भरे स्वर में बोला। तुम सोहन लाल वाला मामला देखो। बख्तर के जाते ही शमशेर सिंह ने रिसीवर उठाकर किसी के नंबर मिलाए। बात हुई। हेलो लाला राम, मैं शमशेर सिंह बोल रहा हूँ। कहो, यह मीर सिंह का क्या शोर पड़ा हुआ है शहर में? उसने अपने आदमी दौड़ा रखे हैं देवराज चौहान के लिए। तो तेरे कानों तक भी खबर पहुँच गई? बाजार में बैठा हूँ, खबर तो मिलती रहती है, शमशेर सिंह ने हंसकर कहा। इस बारे में जो तेरे को पता है उतना ही मेरे को पता है, लाला राम की आवाज़ आई। झूठ मत बोल लाला राम, तेरे को हर बात की खबर रहती है। सच बोल। सच बोल रहा हूँ, विश्वास कर या ना कर, तेरे ऊपर। शमशेर सिंह समझ गया कि लाला राम सच कह रहा है। ठीक है, एक मेहरबानी कर, वह भी बोल, तेरे पास देवराज चौहान की तस्वीर होगी? क्षण भर की खामोशी के बाद लाला राम की आवाज़ आई। अखबार वाली पुरानी तस्वीर मिल सकती है, तस्वीर का प्रिंट तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं उसी से काम चला लूँगा, अपना बंदा भेजता हूँ। भेज दे। सोहन लाल तिजोरी को समझने की चेष्टा कर रहा था। उस दौरान उसने गोली वाली 2 सिगरेट समाप्त कर दी थी। आंखें नशे से सुर्ख हो रही थी। जगमोहन उसके पास कुर्सी पर बैठा व्याकुलता से उसे देख रहा था। देवराज चौहान कुछ दूर सोफा चेयर पर बैठा आराम से सिगरेट की कश ले रहा था। देखता क्या है, खोल, जगमोहन झल्लाकर कह उठा। सोहन लाल ने जगमोहन को देखा। तू खोल ले, ऐसी चीज़ें खोलना मेरा काम नहीं है। तो फिर आराम से बैठा रहे, मेरा काम मुझे ही करने दे, सोहन लाल ने मुंह बनाकर कहा। गुस्से में जगमोहन होठ बींचकर रह गया। सोहन लाल तिजोरी के कॉम्बिनेशन के नंबरों को छेड़ने लगा। कभी तिजोरी से कान लगाकर नंबर दबाता तो कभी नंबरों पर निगाह टिकाकर। काफ़ी वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर सोहन लाल नकारात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए गोली वाली सिगरेट सुलगाने लगा। क्या हुआ? गड़बड़ है, सोहन लाल ने होठ सिकोड़ कर कहा। क्या मतलब? तिजोरी पर यह जो नंबर नज़र आ रहे हैं, यह सिर्फ शोपीस की तरह हैं। इनका तिजोरी खुलने या न खुलने से कोई वास्ता नहीं। सोहन लाल के स्वर में विश्वास का भाव था। तिजोरी नहीं खुल पा रही तो अब यह बहाना बनाता है, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। कुछ दूर बैठा देवराज चौहान मुस्कुराया, उठकर उनके पास पहुंचा। सोहन लाल ठीक कह रहा है, देवराज चौहान ने कहा। तिजोरी पर लगी नंबरों की प्लेट सिर्फ धोखा देने के लिए है। मीर सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया था। तो फिर तिजोरी कैसे खुलेगी? खुल जाएगी, सोहन लाल खोलेगा, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। क्यों बे, खोल लेगा? जगमोहन ने जल्दी से सोहन लाल से पूछा। खोल लूँगा, मुझे सोचने दे कि तिजोरी बनाने वाले ने ऐसा क्या किया होगा कि धोखे में रहकर कोई अनजान आदमी तिजोरी न खोल सके, सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लेते हुए कहा। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान खामोशी से खड़ा रहा। सोहन लाल ने तिजोरी के हैंडल को पकड़कर घुमाया। वह आधा घूम गया। इसे तो मैंने खोल दिया था, देवराज चौहान बोला। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सोहन लाल ने गहरी सांस ली। तिजोरी का इकलौता लॉक सामने है और उसके खुल जाने पर भी तिजोरी नहीं खुल रही। इसका मतलब पूंछ कहीं अटकी है। तो जल्दी ढूंढ पूंछ को, जगमोहन बेसब्री से बोला। सोहन लाल ने जगमोहन को देखा।
एक कप चाय तो पिला दे। क्या? मैं तुझे चाय पिलाऊं? जगमोहन तीखे स्वर में कहते हुए उठ खड़ा हुआ। साला कामचोर। सोहनलाल ने पुनः अपना ध्यान तिजोरी पर लगा दिया। देवराज चौहान जगमोहन वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने औजार लेने। कमरे में थैला पड़ा है। मुझे पहले नहीं बताया कि तिजोरी खोलनी है। मालूम होता तो लेकर आता। तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। सोहनलाल तेजी से बाहर निकल गया। कुछ पलों बाद जगमोहन चाय का प्याला ले आया। सोहनलाल कहाँ गया? अपने घर औजार लेने। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। सोफे पर जाकर बैठ गया और चाय के घूंट लेने लगा। बख्तर बंगले से कुछ हटकर खड़ी कार में बैठा बंगले पर निगाह रख रहा था। उसने कार बंगले से निकलती देखी तो फौरन सावधान हो गया। दूसरे ही पल ड्राइविंग सीट पर बैठे सोहनलाल की झलक मिली तो उसके होठ सिकुड़ गए। मात्र एक क्षण सोचकर उसने कार स्टार्ट की और सोहनलाल की कार के पीछे लगा दी। कुछ ही पलों में उसकी कार सोहनलाल के बराबर थी। सोहनलाल की निगाहें उससे मिली तो सोहनलाल सकपकासा उठा। बख्तर ने मुस्कुराते हुए उसे रुकने का इशारा किया। सोहनलाल ने मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए कार को सड़क के किनारे रोक दिया। उसके साथ साथ बख्तर ने भी कार रोकी और उतरकर सोहनलाल के पास पहुंचा। आजकल तो मियाँ ऊंचे उड़ रहे हो, बख्तर ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सोहनलाल कुछ न कह सका। कार किसकी है? किसी पहचान वाले की है, सोहनलाल ने जैसे तैसे कहा। यह पहचान वाला वही तो नहीं जिसने 2 लाख शमशेर को दिए तुझे छुड़ाने के लिए? सोहनलाल ने सहमति से सिर हिलाया। तेरे ऐसे चाहने वाले कहाँ से आ गए जो तुझ पर 2 लाख का दाव लगाने लगे? इतनी कीमत है तेरी? मालूम नहीं, सोहनलाल ने कहा। वह जानता था बख्तर दरिंदा इंसान है, उल्टा सीधा जवाब देना ठीक नहीं होगा। जिसने तेरे को 2 लाख देकर छुड़ाया उसका नाम क्या है? बख्तर ने पूछा। सोहनलाल खामोश रहा। अच्छा मत बता, बख्तर ने लापरवाही से कहा। अब यह तो बता दे कि वह तेरे को लेकर किस फेर में है? तेरे से कौन सा स्ट्रांग रूम खुलवाना चाहता है? तेरे पर इतना मेहरबान क्यों हो गया कि तुझे अपनी कार तक दे दी? फटाफट सब कुछ बता दे। सोहनलाल फिर कुछ नहीं बोला। बख्तर के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। साले, बख्तर ने दांत पींचकर कहा। जानता नहीं मेरे को? कार के बाहर खींचकर इतना मारूंगा कि तेरी हड्डियां बोलने लगेंगी। जल्दी बक, क्या करने जा रहा है वह तेरे को लेकर? सोहनलाल समझ गया कि जवाब दिए बिना और कोई रास्ता नहीं, जबकि वह किसी भी हालत में अपने मुंह से सही शब्द नहीं निकाल सकता था। और कोई चारा ना पाकर सोहनलाल ने स्टार्ट कार को गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। कार उछलकर तेजी से आगे दौड़ पड़ी। बख्तर को हल्का सा धक्का लगा। वह पीछे खड़ी अपनी कार से जा टकराया। बख्तर की आंखें सिकुड़ गई। सोहनलाल के जवाब न देकर इस तरह भागने का मतलब था कि जो भी मामला है गहरा मामला है। सोहनलाल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। आधे दिन की भागदौड़ के पश्चात अजीत मलिक के हाथ में थमे मीटर की सुई इशारा देने लगी। सुई मीटर में एक खास दिशा में जाकर रुक गई और पी पी करने लगी। कार रोको, अजीत मलिक ने अपने आदमी से कहा। उसने फौरन कार रोक दी। तिजोरी कहीं पास ही है, अजीत मलिक चमकती आंखों और भिसे होठों से बोला। मीटर की सुई इशारा दे रही है, लेकिन यह कैसे मालूम होगा कि तिजोरी किस बंगले में है? उसका साथी आसपास नजर आ रहे बंगलों पर निगाह मारता हुआ बोला। यह तो काफी कठिन काम है। कोई मुश्किल नहीं है, कार को साइड लगाओ और मेरे साथ आओ, मलिक ने दांत भींचते हुए कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसकी निगाहें आसपास नजर आ रहे बंगलों पर जाने लगी। इस इलाके में अधिकतर बंगले ही बंगले हैं। मलिक समझ रहा था कि इन्हीं में से किसी बंगले में वह तिजोरी है। उसका साथी कार पार्क करके आगे आ गया। दोनों सुई की दिशा में आगे बढ़ने लगे। सुई जिस तरफ तिजोरी होने का इशारा दे रही थी वह उसी तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते वह एक गली में प्रवेश कर गए। जो ही कुछ आगे गए तो सुई की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ आगे जाने पर मलिक ठिठका। क्या हुआ? उसके साथी ने पूछा। सुई का इशारा दूसरी तरफ हो रहा है, गली से निकलकर हमें दूसरी तरफ जाना होगा। दोनों ने जल्दी से गली पार की और सड़क के किनारे फुटपाथ पर आगे बढ़ गए। चंद बंगलों को पार किया कि सुई ने फिर अपना इशारा बदला। मलिक ठिठका।
उसके होंठ भिज गए। सुई वापसी का इशारा दे रही है। मलिक पलटकर तेज तेज कदमों से वापस गया तो सुई पुनः वापसी का इशारा देने लगी। मलिक ठिठक गया। वापसी में उसने 2 बंगले तय किए थे। इसका मतलब तिजोरी इन 2 में से किसी एक बंगले में थी। मलिक हथेली पर छोटा सा मीटर रखे एक बंगले के करीब जाकर रुका। सुई का इशारा हल्का सा टेढ़ा था। मलिक आगे बढ़ा और दूसरे बंगले के करीब ठिठका। हथेली में रखे मीटर की सुई का कोना बंगले की तरफ था। अजीत मलिक का दिल जोरों से धड़क उठा। दूर खड़े अपने साथी को बुलाया। क्या है? सुई बता रही है कि तिजोरी इस बंगले के भीतर है। मलिक के स्वर में उत्तेजना थी। पक्का? मीटर की सुई जो कह रही है मैं वही बता रहा हूँ। मलिक ने मीटर बंद करके जेब में रखते हुए कहा। मीटर गलत बता रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अजीत मलिक ने सोच भरे स्वर में कहा। मीर सिंह पहले से ही गुस्से में है। उसके साथी ने कहा, अगर उसे गलत खबर दी तो वह हमें नहीं छोड़ने वाला। मीर सिंह को कुछ कहने से पहले हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। बंगले में जाकर? हाँ। भीतर देवराज चौहान हुआ तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। मलिक ने होठ भींचकर कहा। थोड़ा बहुत खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। अजीत मलिक के चेहरे पर उलझन के भाव नजर आने लगे। हमने उनसे लड़ाई नहीं करनी, भीतर झांकना ही है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।